प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का चौथा भेद, यण संधि। यण संधि। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए यण संधि की परिभाषा क्या है। परिभाषा कि जब ई ऊ री और लरी, संस्कृत में लरी होता है, हिंदी में लरी नहीं होता, ये मैंने पहले भी बताया था। यदि हिंदी में याद करनी हो तो ई ऊ री, और यही परिभाषा ये संस्कृत में विषय में आए तब लिखेंगे जब ई ऊ री लरी के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये यानी हलंत ये, ऊ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और लरी के स्थान पर ले। यानी संस्कृत में लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे। यदि हिंदी भाषा में इसकी परिभाषा लिखनी आ जाए या लिखनी पड़े तो क्योंकि हिंदी में जो है लरी स्वर नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे कि जब ई ऊ री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे हो जाता है। और संस्कृत में लिखनी हो या बतानी हो तब लिखेंगे, इसके आगे हम बोल देंगे लरी के स्थान पर ले हो जाता है। यानी जब ई, अब ई में दोनों ही ई शामिल करेंगे हम, ह्रस्व ई भी और दीर्घ ई भी। कोई भी ई हो उसके बाद यदि असमान स्वर यानी ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा हो तब। इसी प्रकार ऊ दोनों ही गिनेंगे इसमें, और री भी इसी प्रकार से, और लरी एक होता ही है, और हिंदी में री भी एक ही होता है। यानी कि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ये ऊ का मतलब दोनों ही ऊ आ गए, ई का मतलब दोनों ई आ गई, री का मतलब भी दोनों ही री। तो जब ई ऊ री की लरी के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर रे और लरी के स्थान पर ले। ये चारों जो होते हैं वो चारों के चारों हलंत रहेंगे, यानी इनमें स्वर नहीं रहेगा। अब इसके इनके जो उदाहरण है इस संधि के, उन उदाहरणों से हम जो है इस संधि को अच्छी प्रकार से और जानेंगे। जैसे देखिए इति प्लस आदि, ये संधि विच्छेद है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ देखो इति के अंत में जब इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो यहाँ है ई। कौन सी ई? ह्रस्व ई की मात्रा है ये। और इसके बाद जब आगे देखते हैं तो आगे क्या है? आ। यानी ई के बाद आगे क्या आ गया? आ। ई के बाद आ आया तो ई के समान तो नहीं है, ये असमान स्वर आया। तब ई के स्थान पर केवल इस संधि में केवल इस ई के स्थान पर होगा, आज ज्यों का त्यों रहेगा। इस ई के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और कैसा? ये हलंती है। अब देखिए इति में से ये ई है वो चला गया, निकाल दिया हमने। उस ई के स्थान पर क्या आया? ये आया, वो भी हलंत। और इसके बाद में आदि इसमें है ही,
यानी सिर्फ ई के स्थान पर हुआ है। तब इसको अब जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा ई, तय के बाद कोई स्वर नहीं, इसका मतलब तय वो आधा लिख सकते हैं। यह हलंत है, हलंत का मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। उसके बाद आ है तो आ ये में जुड़ जाएगा और या बन जाएगा ये, और फिर आगे दी है ये, तो ये बन जाएगा इत्यादि। यानी ई के स्थान पर सिर्फ क्या हुआ है, यह वो भी हलंत। हलंत का मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, खाली यह व्यंजन है। इसी प्रकार से और उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यहाँ यदि के अंत में क्या है, ई है, प्लस में अपि का ए है। अब ई के बाद असमान स्वर आया है आगे, समान होता तब नहीं होता, यानी यहाँ ई होता तो ये संधि, ई के बाद ई आ गया तो इसका मतलब दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे उसमें मैंने परिभाषा बताई थी दीर्घ संधि की, कि जब ए ई ऊ री के बाद समान स्वर आ जाए, यानी ई के बाद अगर ई होता तो ये समान हो जाता और फिर ये संधि हो जाती दीर्घ संधि। अब ई के बाद असमान स्वर है आगे, इसका मतलब जो है ये यण संधि रहेगी, ये ई के स्थान पर किया जाएगा हलंत। तो अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए जोड़ेंगे, यदि में से ई निकाल दिया, यद बच गया, और ई के स्थान पर ये आ गया हलंत, इसके बाद में अपि है ही। जब इनको जोड़ के पद बनाएंगे, जब शब्द बनेगा तो ये बनेगा यह, और दे के बाद देखिए यहाँ कोई स्वर नहीं है, तो और उसके बाद क्या है, यह है, तो ये मैंने उसमें बताया था ये संयुक्त व्यंजन बन जाएगा दे, जैसे विद्यालय में लिखते हैं यह दे, और यह के अंदर ए मिल जाएगा, यह पूरा हो जाएगा और पी आगे है ही, तो ये पद बनेगा, शब्द बनेगा यद्यपि, यानी यह दे और पी। इस प्रकार से तय हलंत तो उसके बाद रह आ जाए तो त्रय बन जाता है, कै हलंत हो और उसके बाद शय आ जाए तो क्षय बन जाता है। इसी प्रकार से ये भी दे के बाद दे हलंत हो, यानी दे के अंदर कोई स्वर ना हो, उसके बाद ये हो तो ये दे बोल देंगे, वैसे भी बोलेंगे भी दे, और इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, तो ये द्यपि बन गया। इसी प्रकार से और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे गुरु, जैसे आगे देखिए गुरु प्लस आज्ञा, यहाँ गुरु के अंत में क्या है, ऊ है, और ऊ के बाद आगे क्या आया, आ है, यानी असमान है, तब ऊ के स्थान पर किया जाता है वह, तो ये गुरु में से ऊ निकाल दिया, ऊ के स्थान पर किया जाता है वह, और उसके बाद आज्ञा इसमें है ही, आज्ञा। तो अब देखिए गु रे हलंत है, इसके बाद स्वर नहीं है, और आगे वह में आ में वाह बन जाएगा, तो ये जो शब्द बनेगा वाह। और रह जो हलंत होता है वो जल तुम भी कहा न्याय, नहीं, जिस प्रकार से जल के अंदर तुम भी ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार अगले पूर्ण वर्ण के ऊपर जो है रह लिखा जाता है, गुरु वाह और ज्ञा है ही, गुरु आज्ञा बन जाएगा ये। यदि यहाँ उपदेश होता तब गुरु के बाद ऊ के बाद ऊ आ जाता तो समान स्वर हो जाता है, फिर ये दीर्घ संधि हो जाती। अब ये संधि है वो गुरुवाज्ञा पद जो है शब्द बना, इसका मतलब ये जो है यण संधि हुई। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण करते हैं, देखिए जैसे ऊ के बाद मैंने बताया री के बाद अगर समान स्वर हो तो री के स्थान पर हो जाता है, जैसे पितृ प्लस आदेश, तो इसमें देखिए पितृ के अंत में री है और आगे क्या है, आदेश का आ है, तब री के बाद आ गया, यानी असमान स्वर आया तो री के स्थान पर क्या होता है रे, तो ये रीत निकालने के बाद तय हलंत हो जाएगा, और री के स्थान पर आ गया रे, यानी ये चारों जो होंगे वो हलंत रहेंगे, जैसे यह भी हलंत है, वह भी हलंत है, और रे भी है और ले भी। और आगे आदेश का आदेश सेम का रहेगा क्योंकि सिर्फ री के स्थान पर होता है। अब जब इसका शब्द बनेगा तो ये बनेगा पी तय हलंत हो और उसके बाद रे आ जाए तो त्रय बन जाता है, और आगे आ है तो आ इसमें मिल जाएगा पित्रा, और आगे है दे,
पित्रादेश है, ये जो है मिल जाएगा। इसी प्रकार मातृ प्लस आदेश से मात्रादेश है, यानी मात्रा, माता का आदेश। इसी प्रकार से और भी बहुत उदाहरण है आपकी सहायक पुस्तिका में, आप उनसे कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके समझ में आएगी। एक जो संस्कृत का उदाहरण है, जैसे लरी प्लस आकृति, ये सिर्फ संस्कृत भाषा में ही रहेगा, हिंदी में आप इसको ना लिखें। लरी के बाद यहाँ आ गया, असमान है, तो लरी के स्थान पर क्या बताया था मैंने, लय हो जाता है। लरी के स्थान पर लय हलंत रहेगा। उसके बाद क्या है, आकृति है, आकृति। अब इस लय के स्थान पर, लरी के स्थान पर लय आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो लय में आ जुड़ जाएगा, जो पद क्या बनेगा, ला कृति, ये बनेगा। विसर्ग भी इसको हम लगा करके, विसर्ग लगाएंगे तो विसर्ग लगाने पड़ेंगे संधि विच्छेद में भी, और जो है संधि युक्त पद बनने के बाद भी, तो ये लाकृति ही बन जाएगा। इसी प्रकार से इसके बहुत उदाहरण है। आप जितने ज़्यादा उदाहरण करोगे आपकी ये समझ में उतनी ज़्यादा आएगी और स्थायी रहेगी। तो धन्यवाद। आगे कल की कक्षा में हम स्वर संधि का जो अंतिम भेद है, अयादि संधि, वो करेंगे।